नमस्कार। आज हम एक्सपोज करने जा रहे हैं वेस्ट का पाखंड। ये समाचार आपने अब तक कहीं नहीं सुना होगा कि क्या वेस्ट समझता है और वेस्ट को कौन, यानी कि वेस्ट मतलब यूरोप, अमेरिका, कनाडा, इन सब को कौन बर्बाद करने में लगा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर गुलरेज शेख। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। डॉक्टर साहब, ये क्या कहानी है, वेस्ट का पाखंड एक्सपोज और दूसरी चीज, कौन बर्बाद कर रहा है वेस्ट को? नहीं, देखिए, हुआ ये कि अभी से कुछ दिनों पहले की बात है। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेन्युअल मैक्रोन साहब एक बैठक बुलाते हैं। वो बैठक बुलाते हैं अपने अधिकारियों की, उच्च अधिकारियों के, ऐसा नहीं कि हर अधिकारी की, उच्चतम अधिकारियों की और अपने एलिट्स की। और उनके सामने एक मौजू रखते हैं जो कि गोपनीय होता है। वो गोपनीय मौजू ये रहता है कि किस प्रकार से वेस्ट जो है डिक्लाइन पे जा रहा है। उसका शीर्षक ही कुछ ऐसा था, मैक्रोन्स व्यू ऑफ डिक्लाइनिंग वेस्ट। और ये गोपनीय मौजू रखा जाता है, गोपनीय बैठक रखी जाती है, लेकिन ये लीक हो जाती है या लीक कर दी जाती है किसी ऐसे व्यक्ति से जो उस बैठक में होगा। और आप देखिए कि ये, आप थोड़ा सा इसको सर्व करेंगे, मैं जो व्यूअर्स हैं आपके उनको भी कहूंगा कि उसमें आप ये सर्व करें, नेट पर थोड़ा सा गूगल करें, देखें इधर उधर से, तो आप ये लिखें कि मैक्रोन्स व्यू ऑफ डिक्लाइनिंग वेस्ट। तो आपको कुछ फ्रेंच वेबसाइट्स या कुछ इधर छोटी मोटी वेबसाइट्स पे मिलेगा, मेनली फ्रेंच वेबसाइट्स पे मिलेगा। मेन स्ट्रीम मीडिया ने एक तरह से उसको सेंसर ही कर दिया। तो उसमें मैक्रोन साहब बताते हैं कि किस प्रकार से पश्चिम जो है वो डिक्लाइन पर जा रहा है, पश्चिम का सूरज जो है वो धीरे धीरे अस्त हो रहा है। और उसके पीछे वो जो कारण बताते हैं, वो कारण होता है कि अमेरिका के सबसीक्वेंट राष्ट्रपति जो हुए हैं, उन्होंने जिस प्रकार की गलतियां की, आप देखिए बहुत सारी गलतियां हुई हैं। और ऐसा नहीं है कि उसको डेमोक्रेट्स ने की या रिपब्लिकन्स ने की। मैं आपसे यदि बात करूं तो 1991 सोवियत संघ का जो कोलैप्स होता है, उसके बाद से अमेरिकन हेजेमनी जो आई, और उसमें उन्होंने अपने आप को एक तरह से ये समझ लिया कि हम जो हैं वो दूसरों से अलग है, हमारी हर गलती जो है वो माफ है, दूसरों की माफ नहीं होगी। और उसमें जो जो भी काम किए, राइट फ्रॉम स्टार्ट फ्रॉम बिल क्लिंटन से लेकर जॉर्ज बुश से लेकर बराक ओबामा से लेकर ट्रंप, वो बाइडन को देख लीजिए। इन लोगों ने करीब करीब मान के चलिए कि 100 देशों में मिलिट्री इंटरवेंशन, 100 देश नहीं लेकिन हाँ 100 से ज्यादा मिलिट्री इंटरवेंशन किए हैं। और बहुत सारी जगह गलत भी किए हैं, जैसे इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बताया था, एक भी नहीं मिला। और इन्हीं का जो मीडिया था, आप उस समय देखिए कि चाहे वो बीबीसी हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, वॉशिंगटन पोस्ट हो, ये बड़े बड़े जो मीडिया थे, एक तरह से भोकू बन के बता रहे थे कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। एक मानस बनाया गया था कि WMDs वहां पर हैं और इसलिए हमला करना आवश्यक था, और हमला किया, एक भी WMD वहां पर नहीं मिला। तो उसकी वजह से क्या हुआ, पूरा के पूरा क्षेत्र जो आधी दुनिया में कहूंगा वो उस समय उथल पुथल हो गई। ISIS आइसिस जो आया, जो आइसिस क्यों आया आप ये समझ रहे हैं? आइसिस आया इराक से। इराक में जिस तरह से सेक्रेटेरियन डिस्प्यूट शुरू हुए, जिस प्रकार से फिर वो नूरी अल मलिकी की जो सरकार बनी, जो जो शिया सुन्नी लाइंस पे बनी, जिस तरह से सद्दाम के जो लेफ्ट लीनिंग बाथिस्ट पार्टी के लोग थे उनको एक तरह से इग्नोर करके साइडलाइन किया गया। उन्होंने फिर ये मिलिशिया को ज्वाइन किया जो कि आतंकवादी ग्रुप था, ISIS। और वो ट्रेंड लोग थे पूरे फौज के, वो उन्होंने क्या आतंक मचाया और क्या क्या नहीं हुआ। फिर उसके बाद आप ये देखिए, फिर आप ये भी देखिए कि जितने भी प्रो रशिया नेता या देश थे इसके बाद, सोवियत विघटन के बाद, एक एक करके उनको भी बॉम्बार्डमेंट किया गया। ये बात सही है कि सीरिया में जो बोस्नियंस थे उनके ऊपर बहुत सारी ज्यादतियां हुई थी, लेकिन जो यूएस ने इंटरवेंशन की थी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की इजाजत जो थी वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे थी, ना कि उस देश के टुकड़े करवाने की थी। इन्होंने अपनी मर्जी से टुकड़े करवाए उसमें, वहां पर भी अपनी चलाई इन्होंने। फिर आप ये देखिए कि इसके अथवा भी जितनी भी प्रो USSR या प्रो रशिया गवर्नमेंट हुआ करती थी, चाहे सद्दाम हुसैन जो थे
वो प्रो रशिया थे, उनको टॉपल किया गया। मोअम्मर गद्दाफी को देखिए, वो भी प्रो रशिया थे, उनको टॉपल किया गया। आखिरी जो था वो सीरिया का बशर अल असद था, जब उसको टॉपल करने की कोशिश एक तरह से की गई तो फिर रशिया बीच में आया, वो टॉपल नहीं होने दिया। आप ये चीजों को उठाकर देखिए और ब्लॉक्स को आप ज्वाइन करेंगे, डॉट्स को ज्वाइन करेंगे तो पूरी पिक्चर आपके सामने बन जाएगी। तो इमैनुअल मैक्रोन यही कह रहे थे कि अमेरिका के सबसीक्वेंट राष्ट्रपतियों की जो गलतियां थी वो बहुत बड़ा रीजन है जिसने वेस्ट का डिक्लाइन को एक तरह से सुनिश्चित किया। और आज भी आप देखिए कि जिस प्रकार की ये जंग यूक्रेन में हो रही है ना, मैं बार बार कहता हूं कि यूक्रेन की जंग जो है उसमें सबका नुकसान है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान तो जो है वो तो यूक्रेन के लोगों का है। क्योंकि रोहित जी आप ये समझिए कि इस जंग को दोनों पक्ष नहीं हार सकते। आपको क्या लगता है कि रशिया जो यूक्रेन से लड़ रहा है? बिल्कुल भी नहीं लड़ रहा। रशिया जो है आज के समय पूरे पश्चिमी जगत से लड़ रहा है उस बैटल में, क्योंकि हथियार जो आ रहे हैं वो पूरा वेस्ट से हथियार आ रहा है। और इसमें अभी कुछ चीजें जो है बाहर नहीं आती है, दब जाती है। जो यूएस एड ने जो बहुत सारा पैसा दिया, जो सामग्री दी, आपको पता है कि यूक्रेन यूरोप का सबसे ज्यादा करप्ट देशों में आता है। और वहां पर भी एक डिपार्टमेंट है जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है। उस डिपार्टमेंट ने कुछ रेड्स करी और रेड्स में ये मालूम पड़ा कि जिसको कहते हैं ना ट्रक लोड नहीं साहब, ट्रेन लोड जितनी भी सामग्री आई थी, जो मदद आ रही थी यूएस एड के माध्यम से, उसमें से एक भी पैसे का कुछ भी एड नहीं दिया गया। पूरा के पूरा अधिकारियों ने खा लिया। और ये अधिकारी छोटे मोटे अधिकारी नहीं थे, ये ज़ेलेंस्की गवर्नमेंट के अधिकारी थे। तो ये है यूक्रेन, और इस प्रकार से यूक्रेन का समर्थन किया जा रहा है, उसको आज भी जो है हथियार दिए जा रहे हैं। तो ये जो लड़ाई हो रही है ना, वो वेस्ट वर्सेस रशिया है, दोनों नहीं हारेंगे। यूक्रेन का मैं कहता हूं हमेशा कि सीरिया बनना निश्चित है। तो वो दिख रहा है मुझे सीरिया की कगार पे जाता हुआ, चाहे रेफ्यूजीज की क्राइसिस हो, चाहे रबल्स में बदलती हुई सिटीज हो। लेकिन इमैनुअल मैक्रोन पर हम वापस आए तो इमैनुअल मैक्रोन आगे एक बात और कहते हैं, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बदलते हुए समीकरणों में फ्रांस का जो नेशनल हित है, जो राष्ट्र हित है, वो रशिया के साथ रहने में है। अब आप ये समझिए कि फ्रांस जो है वो नेटो का अलाय है, फ्रांस जो है यूएस का अलाय है। और फ्रांस क्या राष्ट्रपति अपनी गोपनीय बैठक में क्या कह रहा है कि फ्रांस का हित जो है वो रूस के साथ रहने में है। तो ये चीज बहुत बड़ी चीज है। और ये जो जंग हो रही है ना भाई साहब, मैं आपको हम पहले भी कहा था, शायद हमने डिस्कशन किया था, तो मैंने ये कहा था, मेरा एनालिसिस तो ये जाता है कि ये जंग अमेरिका और ब्रिटेन करवा रहे हैं। और जो ये बाल्टिक्स कंट्रीज है छोटे छोटे से, क्योंकि इनको अपना वर्चस्व रखना है यूरोपियन यूनियन और नेटो में, तो ये उकसा रहे हैं। बाकी मेजर कंट्रीज जो यूरोप के हैं वो नहीं चाहते। आप कर्तव्य देखिए फ्रांस का, फ्रांस के राष्ट्रपति कई बार जाकर व्लादिमीर पुतिन से मिलते हैं। आप एक्शन देखिए जर्मनी की, जर्मनी आज भी ट्रेड कर रहा है रशिया से। वो दोनों के बीच में बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है कि वेस्ट को भी साध रहा है, रशिया को भी साध रहा है। तो जो क्लासिकल यूरोप है, आपको यदि याद हो या क्योंकि आप उस समय जर्नलिज्म, एक्टिव जर्नलिज्म करते थे, आजकल आप प्रोडक्शन लाइन में आ गए हैं। तो जब आप एक्टिव जर्नलिज्म करते थे, डोनाल्ड रम्सफेल्ड जब विदेश रक्षा मंत्री हुआ करते थे, डिफेंस सेक्रेटरी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जॉर्ज बुश जूनियर के टाइम पर, तो रम्सफेल्ड क्या कहते थे कि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द ओल्ड यूरोप, वी आर कंसर्न अबाउट द न्यू यूरोप। अभी न्यू यूरोप क्या है? ओल्ड यूरोप तो साहब ये है, फ्रांस है, जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, वियना, इटली, ये ओल्ड यूरोप है। न्यू यूरोप कौन सा है? पोलैंड है, बाल्टिक्स कंट्रीज हैं, स्लोवेनिया है, स्लोवेकिया है, जो कि यूएसएसआर के अंग थे। हम उन पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। और उसके बाद चाहे ने और उन्होंने पर्टिकुलरली यूएस ने जितने भी वादे किए थे, चाहे वो वादे उन्होंने येल्सिन से किए थे या गोर्बाचेव से किए थे कि हम ईस्टवर्ड एक्सपांशन नहीं करेंगे नेटो का, सबको उन्होंने तोड़ दिया। और आज स्थिति वो आ गई कि ये जंग वाले हालात यूरोप में बने। तो ज़ेलेंस्की वापस आए, ज़ेलेंस्की क्या कहते हैं कि हमारा हित है कि रशिया को साथ लेना, किसको साथ रखना। अब ये समझिए आप कि ज़ेलेंस्की ये बात समझ रहे हैं कि जो यूरोपियन आर्किटेक्चर है उसका अभिन्न अंग है रशिया।
रशिया आधा जो है वो आता है एशिया में और आधा आता है यूरोप में, तो उसको आप अलग नहीं कर सकते, चाहे यूएस और ब्रिटेन कितना ही उसको अलग करना चाहें। तो ज़ेलेंस्की भी ये बात समझ रहे हो, इनके पहले के राष्ट्रपतियों को भी देखिए, आप 91 से लेकर 1996 जब अमेरिकन हेजेमनी पैरामाउंट थी, यूएसएसआर के गिरने के बाद यूनिपोलर वर्ल्ड बना था, तो सबसे ज्यादा तकलीफ किसी को होती थी यूरोप में, तो वो फ्रांस के राष्ट्रपतियों के वक्तव्य आते थे, क्योंकि फ्रांस हमेशा इंडिपेंडेंट रहा है, जैसा हिंदुस्तान है ना। आप फ्रांस का उठा के देख लीजिए, उसकी विदेश नीति हमेशा कहीं ना कहीं हमारे और फ्रांस के संबंध अच्छे होने का एक कारण यह भी है कि एक इंडिपेंडेंस ऑफ फॉरेन पॉलिसी रखता है। आपको पता होगा शायद, ये आपके ज्यादातर व्यूअर्स को मैं 100% कहता हूँ पता होगा, फ्रांस एक बार ऐसा कंट्री था जिसने कुछ समय के लिए नेटो भी छोड़ दिया था। यहाँ तक तो फ्रांस अपनी विदेश नीति की स्वतंत्रता को बरकरार रखता है। तो 91 से 96 तक फ्रांस के कंटिन्यू जितने भी राष्ट्रपति रहे पोस्ट पर, उनके वक्तव्य बड़े उस प्रकार के आते थे कि वो खुश नहीं है जो कुछ भी अमेरिकन हेजेमनी जिस प्रकार की बनी है। और फ्रांस के एक राष्ट्रपति में नाम याद आ रहा है लेकिन कंफर्म नहीं, इसलिए नाम नहीं बोलूंगा, क्योंकि बहुत सारे मैंने ये भी देखा हूं कि हम लोगों को वो लोग भी देखते हैं जो यूपीएससी की एग्जाम की तैयारियां करते हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ कि प्लीज ये जीएस के हिसाब से हमको मत सोचो, आप अपने बुक्स की तैयारी करें, क्योंकि हम पॉलिटिक्स का अध्ययन करते हैं, कई बार उसमें कुछ छोटी भी गलती हो, किसी एक बच्चे का नंबर कट जाए तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरी वजह से कटा है। और जियोपॉलिटिक्स इतना वृद्ध है, इतना विस्तृत है कि उसको आप यूपीएससी में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि यूपीएससी का एक पैटर्न है, जियोपॉलिटिक्स का कोई पैटर्न नहीं होता। सबसे ज्यादा मैं कहता हूँ लफंगी राजनीति होती है, वो जियोपॉलिटिक्स होती है, जिसमें अलग अलग एक्टर्स खेलते हैं, तो हम उसके अध्ययन करते हैं। तो फ्रांस के एक राष्ट्रपति ने तो यहाँ तक ये कहा था साहब कि हमारे साथ समस्या ये है कि हमारी जो लैंग्वेज है फ्रेंच, वो इतनी व्यापक नहीं है, इतनी विस्तृत नहीं है जितनी इंग्लिश है, इसलिए जरूरत है हमको अपना मीडिया खोलने की। और रोहित भाई, अभी हमारी बात चल रही थी ऑनलाइन आने से पहले, मैंने क्या कहा था कि बहुत जरूरी है हिंदुस्तान को भी अपना एक इंटरनेशनल मीडिया खोलना। हमको बीबीसी के या सीएनएन के कद का अगर हमने मीडिया नहीं खोला, तो आज से 10-15 साल बाद जब इनको वेस्ट को हमारी इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हमारे खिलाफ भी प्रोपेगेंडा शुरू कर देंगे। तो ये दूसरी बोली। फिर तीसरी एक और चीज बोलता है मैक्रोन बोलता है कि 3 देश जो है उभार पर है दुनिया में, वेस्ट को वो बोलता है कि वो डिक्लाइन पर है, 3 देश उभार पर है, वो बोलता है रशिया, भारत और चीन। तो आप ये सोच रहे हो कि वेस्ट से पावर की शिफ्टिंग ईस्ट की तरफ हो रही है। हालांकि मैं बार बार कहता हूं कि ये बदकिस्मती है भाई साहब एशिया की, कि चीन के संबंध अच्छे नहीं है, वरना वेस्ट को बचा दिए होते। राइट। अच्छा, ये फ्रांस को पहले से भी, फ्रांस तो कभी भी ऐसा नहीं था कि फ्रांस के ऊपर कोई बहुत बड़ा आशीर्वाद हो वेस्टर्न कंट्रीज का या अमेरिका का। फ्रांस क्या अपने आप को इंडिया के क्लोज लाने की कोई कदम उठा रहा है, या फ्रांस को अब ऐसा लग रहा है कि यार अमेरिका से पहले भी कुछ नहीं मिला। अगर आप फ्रांस की हिस्ट्री देखें तो न्यूक्लियर वेपन भी उसने अपना डेवलप किया, कहीं से ट्रांसफर टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई बहुत मैसिव इन्वेस्टमेंट्स नहीं थे, कोई बहुत मैसिव सपोर्ट नहीं थी। हालांकि जर्मनी को मिली लेकिन फ्रांस को नहीं मिली। तो वो क्या अब इंडिया के करीब आने की कदम उठा रहा है, चाइना के करीब आने की कदम उठा रहा है, और क्या वो नेटो जो कि चाइना के खिलाफ है उससे बगावत कर सकता है? नहीं, देखिए इमीडिएटली तो कोई बगावत नहीं करेगा। हिंदुस्तान से वो अपनी नजदीकियां बढ़ाता जा रहा है, लगातार बढ़ाता जा रहा है। चीन के कहीं ना कहीं वो मुखालफत में रहता है, लेकिन रशिया के प्रो रहता है, तो उसकी पॉलिसी भी मुझे वैसी दिखती है कि कम से कम जब बात आए फ्रांस की, तो रशिया और चीन कभी एक नहीं होना चाहिए। जो मैं हमेशा कहता हूँ, हिंदुस्तान बड़े अच्छी तरह से राजनीति करता है इस चीज में, और हम बहुत सही दिशा में जा रहे हैं इस चीज को लेकर कि हम कम से कम हमारे क्षेत्र में जब भी कोई बड़ी जंग होती है तो हमारे विरुद्ध रूस और चीन एक नहीं हो, इसके लिए हम पूरा इंतजाम करके रखते हैं। हमारी रूस से जो संबंध है वो अमेरिका को पसंद नहीं आए तो भी हम बना के रखते हैं। उसी प्रकार से फ्रांस भी चलता है, और हमको नहीं भूलना चाहिए कि 100 साल तक फ्रांस और ब्रिटेन लड़े हैं। एक हिस्ट्री है 100 इयर्स ऑफ वॉर की इंग्लैंड के और फ्रांस के बीच में। और इंग्लैंड और अमेरिका को आप अलग मत समझिए, वो बच्चे हैं इंग्लैंड के, यूनाइटेड स्टेट्स जेनेटिकली भी
रेशियली भी, हर तरह से। तो इसलिए फ्रांस जो है अपनी एक स्वतंत्र विदेश नीति को रखते हुए हिंदुस्तान के बिल्कुल नजदीक आ रहा। केवल हिंदुस्तान के नहीं, आप ये भी देखिए कि आप एशिया में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को देखिए, जो हिंदुस्तान का भी देश है। यूएई के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं फ्रांस के साथ। तो फ्रांस अपनी विदेश नीति को अमेरिका पर डिपेंडेंट नहीं होने देता, कि जरूरी नहीं है कि वो यदि यूएई से बहुत अच्छे हैं तो सऊदी को भी इतना ही अच्छा रखेगा। वो अपने खुद की एक इंडिपेंडेंट विदेश नीति रखता है, सऊदी से भी खराब नहीं है उसका, लेकिन यूएई से बहुत अच्छे संबंध है जैसे हिंदुस्तान से उसका। और आपको ये भी मालूम होगा शायद, ये व्यूअर्स को बता दूं मैं, कि बीच में क्या हुआ था जब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने इजराइल के साथ अपने संबंध सुधारे थे और डिप्लोमेटिक संबंध कायम किए थे। तो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने F-35 प्रोग्राम के तहत उनको F-35 जेट्स देने की बात की थी। लेकिन हो ये रहा था कि यही अमेरिका जो बार बार करता है ना, कि अपनी कंडीशंस लगाना, हर चीज अपनी शर्तें लगाना, ये बार बार कर रहा था। तो इरिटेट होके यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने ये किया कि सारे के सारे वहां के ऑर्डर कैंसिल करके राफेल पे चले गए। राइट, राइट। तो एक 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 मेजर डिफेंस एक्सपोर्टर के तौर पे भी हम उसे देखते हैं। मिराज भी था, राफेल भी है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि फ्रांस, रशिया, चाइना और इंडिया एक इकोनॉमिक कोई ऐसा अलायंस ना बनाए, लेकिन इकोनॉमिक कॉकस जरूर बन सकता है इनका? देखिए, जहां तक रशिया, इंडिया, चाइना की इकोनॉमिक्स की बात है, वी आर पार्ट ऑफ ब्रिक्स। वी आर पार्ट ऑफ क्या कहते हैं इसको, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द नेम, जिसके शंघाई अंदर कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। वी आर पार्ट ऑफ एससीओ, वी आर पार्ट ऑफ ब्रिक्स, वी आर मैनेजिंग द ब्रिक्स बैंक एज वेल टुगेदर, हम भी उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो जहां तक इकोनॉमिक्स की बात है तो फ्रांस की बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन रशिया, चाइना, इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका बड़ा छोटा सा प्लेयर है इसमें, और ब्राजील भी कोई बहुत बड़ा प्लेयर नहीं है, लेकिन ये तीन जो बड़े प्लेयर हैं हमको मिलाकर, वो तो ऑलरेडी एक साथ एक नेट में काम कर ही रहे हैं। और मैं कहता हूं कि इसमें आप और देखेंगे, इसमें एक्सपांशन भाई साहब और होगा। कुछ समय बाद हो सकता है कि आपको ये ब्रिक्स का ग्रुप एक्सपांड होके इसके अंदर इजिप्ट भी दिखे, और इजिप्ट का साथ आना वो पूरे अफ्रीका पर इफेक्ट करता है। और आप ये भी शायद पाएंगे कि मिडिल ईस्ट में भारत का एक बहुत अच्छा दोस्त अनकरीब बनेगा इजिप्ट, जो हमारा वेपन्स भी इंपोर्ट करेगा। हो सकता है कि हमारे मिराज भी करे और हमारे मिसाइल्स भी करे। राइट, तो एक एक्सपोर्ट के लिए भी हमारे लिए एक अच्छी डेस्टिनेशन बन सकती है वो। राइट, राइट। अच्छा, एक चीज और सर, ये जो फ्रांस ने उसको, आप जो भी बोले कि न्यू फाउंड नॉलेज या ज्ञान मिला, जो भी, कि अब हमें वेस्ट से कुछ लेना देना नहीं, हमारा एशिया से लिंक है, इसको जर्मनी आर्च राइवल रहा है फ्रांस का, ब्रिटेन, इसको कैसे लेंगे? अभी परसों की बात है कि जर्मनी ने बोला कि अरुणाचल प्रदेश पे चाइना का स्टैंड गलत है, हम उसे सपोर्ट नहीं करते। आज पोलैंड ने फिर ऐसा ही एक स्टेटमेंट दिया। ये लोग भी तो इंडिया को कहीं ना कहीं वो करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फ्रांस के लिए कंपटीशन दिख रहा है? नहीं, कंपटीशन तो है, लेकिन आप जो ये कह रहे हो ना कि हमारा वेस्ट से कुछ भी नहीं है, फ्रांस ऐसा करेगा, ऐसा कभी नहीं करेगा भाई साहब। डिप्लोमेसी इसी को कहते हैं कि दोनों को एक साथ रखना। जो कहते हैं ना, लाड़े को भी नहलाना और लाड़ी को भी नहलाना, हमारे मध्य प्रदेश में कहा जाता है। तो डिप्लोमेसी उसी का नाम है कि दोनों को एक साथ रखना। तो फ्रांस भी इस डिप्लोमेसी में कम नहीं रहेगा। वो भारत समेत एशियन पावर्स को, रशिया को भी साथ रखेगा और साथ में वेस्ट को भी रखेगा। और मत भूलिए ये बात कि वेस्ट की जो 5 आईज हैं उसमें फ्रांस नहीं है। उस 5 आईज में कौन से कंट्रीज हैं? उसमें जापान भी आज तक इतना अमेरिका के करीब होने के बाद भी नहीं हो पाया। उसमें है कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और न्यूजीलैंड। अब इनमें 5 में 5 आईज जो कहते हैं, ये 5 आंखों में कॉमन क्या है? इन सब की बोली जो है वो इंग्लिश है। ये सब एंग्लो सेक्शन है रेस से भी, ये धार्मिक एतबार से भी, कल्चर एतबार से भी ये लगभग लगभग मिलते जुलते हैं। तो फ्रांस में
ना उनकी बोली कॉमन है, ना उनका कल्चर कॉमन है, ना उनका खान पीन कॉमन है, ना वो रेशियली भी उनसे मिलते हैं उतने ज्यादा। तो इसलिए वो आज भी, चाहे वो सेकंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर साथ लड़े हों, साथ मिलकर अलाइज की तरह काम किए हों, लेकिन आज भी 5-5 में फ्रांस नहीं आता। तो फ्रांस जो है ना, वो आप ये बोल सकते हो कि फ्रांस और जर्मनी बिल्कुल अलग है इस खेमे से। जहां तक जर्मनी की बात है, जर्मनी का तो मुझे दिख रहा है भाई साहब कि एक मौका मिल गया है जर्मनी को, ये यूरोप की वार की वजह से अपने आप का जर्मन रीजुनिवेशन करने का। आप ये मत भूलिए कि मार्शल प्लान के तहत जर्मनी को जो मदद की गई थी, वो इसलिए की गई थी क्योंकि जर्मनी के दो टुकड़े हो गए थे, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी। और वेस्ट जर्मनी को ईस्ट जर्मनी से ज्यादा आगे करना था, इसलिए मार्शल प्लान का एक बहुत बड़ी राशि और मदद जो थी वो वेस्ट जर्मनी को की गई, और उसकी वजह से उसका डेवलपमेंट भी काफी हुआ। और ये जो ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी थे ना, ये गुप्तचरों के अड्डे बन गए थे पूरी कोल्ड वॉर के समय। लेकिन जब जर्मन यूनिफिकेशन हुआ और जब वो बर्लिन की दीवार गिरी, तो मार्गरेट थैचर से लेके दूसरी पश्चिमी जो कैपिटल्स थी, उनमें एक तरह से करंट के शॉक थे कि ये जर्मनी वापस यूनाइटेड हो गया है, अब क्या होगा, कहीं वापस रिवाइवल नहीं हो जाए। और मुझे अब दिख रहा है, हो सकता है कि आज से 20 साल बाद हमारा इंटरव्यू को भी कोई देखेगा तो वो बोलेगा कि ये रोहित ने, डॉक्टर शेख ने बैठ की बात की थी, ये जर्मन रीजुनिवेशन के लिए एक अवसर मिल गया है उनको, ये यूक्रेन वॉर। और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से जर्मनी जो है अपनी नेवी को सशक्त करने की कोशिश कर रहा है, आर्म्ड फोर्सेस को सशक्त करने की कोशिश कर रहा है। तो अभी बहुत सारी चीजें होनी बाकी है वैसा, चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, करवट ले रही है जियोपॉलिटिक्स, मैं ये कहूंगा। राइट। और जर्मनी आप तो अपना जैसे बोलते हैं कि अपना डिफेंस पे भी स्पेंडिंग पे दिमाग लगा रहा है, तो शायद वो एक डिफेंस पावर भी बनना चाह रहा है। बिल्कुल बनना चाह रहा है। और अगर मुझे थोड़ा सा ये भी लगता है कि जर्मनी क्या रशिया के नजदीक भी जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। लेकिन खुल मत भूलिए ये बात कि नेटो की सबसे बड़ी जो फोर्सेस बैठी है यूएस की और नेटो की, वो बैठी है जर्मनी में। तो जर्मनी के को भी डर है कि अगर ज्यादा उड़ा तो उसका बटन दब सकता है। राइट। तो वो भी बैलेंसिंग एक्ट करता है। लेकिन जितना भी मैंने कर्तव्य देख रहा हूं कि जर्मनी हाफ हार्टेडली काम कर रहा है व्हेन इट कम्स टू सैंक्शंस। सैंक्शंस को जिस तरह से लगाना चाहिए था नहीं लगा, गैस का जिस तरह से इंपोर्ट चालू रहना चाहिए था वो चालू है, बीच बीच में रशिया बटन बंद करता है फिर खोलता है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है संपर्क और संवाद जो है क्रेमलिन का और बर्लिन का, वो अच्छी तरह से है। और पूरी तरह से मतलब ऐसा लगता है शरीर से तो वो नेटो के साथ है, लेकिन आत्मा से साथ नहीं है, जर्मनी भी और फ्रांस भी। और ये दोनों देखिए, अब कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि यूरोपियन यूनियन में भी इस जंग की वजह से, यूक्रेन जंग की वजह से एक क्रैक्स है। बीच में विक्टर ऑर्बन का एक स्टेटमेंट आया था। विक्टर ऑर्बन मतलब ये राष्ट्रपति हैं हंगरी के। उन्होंने क्या कहा था कि इस जंग के बाद यूरोपियन यूनियन यूरोप पहले जैसी नहीं रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ? और विक्टर ऑर्बन वो व्यक्ति है कि जब पुतिन ने कहा था कि मैं अपनी एनर्जी की सेल जो करूंगा वो हमारे रूबल में करूंगा, और सबसे पहले लेने के लिए आगे आया था विक्टर ऑर्बन। और विक्टर ऑर्बन को पुतिन का बड़ा नजदीकी माना जाता है। और विक्टर ऑर्बन को ये फॉरवर्ड नहीं कर सकता, ऐसे ही हल्के में नहीं ले सकते ये लोग, चाहकर भी इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि उसकी लोकप्रियता बहुत बड़ी है हंगरी के अंदर। उसके बारे में 50 बात कर रहे हैं कि वो थोड़ा सा जो है तानाशाही रवैया है, जो भी है। लेकिन जब वोटिंग होती है तो वोटिंग में तो वो 80% के आसपास, 70-80% से वोट लेके आता है, सीटें लेके आता है। तो आप उसको एकदम से इग्नोर नहीं कर सकते। फिर एक और चीज हुई है, हालांकि अब यूनाइटेड किंगडम जो है वो इसमें तो नहीं आता यूरोपियन यूनियन में, लेकिन नेटो का पार्ट जरूर है। और चूंकि अब बोरिस जॉनसन एक तरह से जा चुके हैं, केयर टेकिंग ही है। और बोरिस जॉनसन साहब जो थे वो एक बहुत बड़े सपोर्टर थे इस वॉर के।
वो पत्ता, वो जो एक कार्ड ऑफ हाउस, वो हाउस ऑफ कार्ड था, वो गिर चुका है। इसी प्रकार से इटली के जो प्रधानमंत्री थे वो भी इस वॉर के बहुत सशक्त और बड़े पुरजोर तरह से सपोर्टर थे, वो भी जा चुके हैं, वो सरकार भी गिर चुकी है। तो बहुत सारी चीजें हो रही है, इसलिए आप कई बार ये भी देखेंगे कि मीडिया में एकदम से आता है कि जैसा रशिया हार रहा है, फिर थोड़े दिन महीने बीतते हैं, फिर लगता है कि नहीं नहीं नहीं, नहीं इसने तो इतना जीत लिया। आप देखिए ये चीज शुरुआत में कैसा दिखाया गया था कि बिल्कुल रशिया के टैंक्स खत्म हो गए, उस पूरी तरह से मर रहा है, खत्म हो रहा है, सब कुछ खत्म हो गया। फिर क्या आया कि नहीं टेरिटरी उसने जीत ली, फिर वापस से कुछ ना कुछ आता है। तो जब मीडिया में कुछ चीज आए तो रीड बिटवीन द लाइंस, तो उसको समझने की कोशिश करें कि इंटरनेशनल मीडिया कब क्या बोल रहा है। जिस प्रकार से हिंदुस्तान को बार बार बदनाम किया जाता है, आप देखिए कि जब इनको हिंदुस्तान के ऊपर प्रेशर डालना होता है तो हिंदुस्तान को या मोदी जी को बदनाम करते हैं। ये एक, चाहे वो वॉशिंगटन पोस्ट को देखें या दूसरों को देखें, तो आप जब ये कुछ बदनामी करें तो आप चीजों को समझने की कोशिश करें कि इनका अल्टीरियर मोटिव क्या है। राइट। हमारे साथ 238 लोग इस समय लाइव हैं। गुलरेज साहब, मैं आपसे फाइनल क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। इंडिया के रिलेशंस अगले आने वाले 20 साल में फ्रांस, रशिया, चाइना, जापान, यूके एंड यूएसए, इनसे कैसे रहने की उम्मीद है? जहां तक चाइना का विषय है, अभी मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। अभी सिचुएशन जो है बड़ी फ्लूइड है, इसलिए टिप्पणी करना गलत होगा। लेकिन जहां तक आप बात कर रहे हैं रशिया की, अगर चीन से संबंध हमारे ज्यादा खराब होते हैं और रशिया उस तरफ ज्यादा खड़ा रहता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उतना हमारे संबंध में उससे कुछ कमी आएगी। वो भी दोनों को मेंटेन रखेगा, रशिया दोनों को, चीन को भी मेंटेन रखेगा और भारत को भी रखेगा। और जब एक्सट्रीम स्थिति आएगी तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो इसलिए रशिया से ठीक रहेंगे। जहां तक फ्रांस से है, फ्रांस से बढ़ना है, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान, बिजनेस, ये डेफिनेटली बढ़ेगा। जहां तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात है, यूएस से हमने ये सीख लिया है कि किस प्रकार से यूएस से संबंध खराब किए बिना अपने नेशनल इंटरेस्ट को कैसे साध सकते हैं, ये हमने कर लिया है। जरूरी नहीं है कि हम उनकी हर बात को माने, और संबंध, और जब नहीं मानेंगे तो संबंध खराब भी होंगे, ऐसा भी नहीं है। हमने वो कॉन्फिडेंस गैदर कर लिया है फॉरेन पॉलिसी में कि नहीं, वी आर ऑन अ जियोपॉलिटिकल स्वीट स्पॉट। जितनी हमको तुम्हारी जरूरत है उससे ज्यादा तुमको हमारी जरूरत है, क्योंकि चीन जो है वो तुमको निपटाने के चक्कर में लगा है और तुम हमारे बिना चीन से लड़ नहीं सकते या चेक भी नहीं कर सकते उसको। तो अमेरिका से संबंध अच्छे ही रहेंगे, बढ़ते जाएंगे, और साथ में जापान के साथ भी वही चीज रहेगी। राइट, थैंक्स अ लॉट गुलरेज साहब। अब काफी कमेंट्स थे, मैंने काफी हद तक दिखा दिए और लोग पसंद कर रहे थे, बोल रहे थे कि ऐसे ही हमें बताते रहें लेटेस्ट एनालिसिस, लेटेस्ट। अब जल्दी चाइना पर फिर से डिस्कशन करेंगे। चाइना में बहुत सिचुएशन खराब है। या मैं आपसे एक मुख्तलिफ सा जवाब लेना चाहूँ, छोटा सा जवाब लेना चाहूँ, तो चाइना की हालत वही आ गई है 1920 वाली। ऐसी एक खबर मैंने आज CNN पे पढ़ी है कि प्रॉफिट्स कंपनीज के गिर रहे हैं। अगर इस पर थोड़ा सा जवाब दें, नेक्स्ट टाइम इस पे डिटेल कर दिए। इकोनॉमी जो है वो बहुत खराब स्थिति में है, लेकिन 1920 वाली स्थिति आ गई है। सॉरी 2020 वाली 2020 वाली जो कोविड की टाइम की, हाँ कोविड वाले ईयर की तो स्थिति है उनकी। लेकिन इस पर हम अगली बार बात करेंगे, क्योंकि ये अपने आप में एक आधे घंटे का टॉपिक है। और कुछ और भी चीन की बातें हैं जो इन्होंने की है, झूठ बोला है इन्होंने, चाइनीज ने, कि अफ्रीका का डेप्ट माफ करने वाले हैं। वैसा वो जो है वो केवल 2% माफ कर रहे हैं, वो भी एड की तरह से, जो हमेशा देते हैं वो अक्सर माफ करते रहते हैं। जो मोटा ब्याज लेते हैं वो माफ नहीं करने वाले हैं, दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं। उस पर बात करना, आप चीन का भी भंडा फोड़ेंगे अगली बार। राइट, थैंक्स अ लॉट गुलरेज साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अरे INS विक्रांत की सबको शुभकामनाएं। हाँ, आपको भी शुभकामनाएं, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। और उम्मीद है नेक्स्ट टाइम अराउंड, अभी 250 लोग हमारे साथ हैं, नेक्स्ट टाइम अराउंड विल बी टॉकिंग अबाउट चाइना। धन्यवाद, जय हिंद। सभी को जय हिंद, गुड नाइट।